18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। ताइबेई संप्रदाय में शामिल होने के बाद से ये चेन ने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था। अपनी तलवार खोने के बाद ये चेन ने अपने गुरु और बड़ी बहन से फैंग शाओ से उसे वापस दिलाने की विनती की। हालांकि उसकी बड़ी बहन ने उसे साफ मना कर दिया और उसे डांटा भी। फिर उसने अपनी तीसरी बड़ी बहन से विनती की, जिसने कम कठोर होते हुए भी उसे तलवार के बारे में सोचना बंद करने को कहा। अंततः वह अपने गुरु के पास गया, लेकिन उसके गुरु ने उसे केवल अपने व्यवहार पर विचार करने को कहा, उसकी तलवार का जिक्र तक नहीं किया। एकमात्र व्यक्ति जिसने कहा कि वह ये चेन को मौका देने को तैयार थी, वह उसकी दूसरी वरिष्ठ बहन थी, जिसने ये चेन को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही उसे अपनी सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन, तीसरी वरिष्ठ बहन और गुरु के प्रति नाराजगी भी महसूस हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी दूसरी बड़ी बहन ने उसे बताया कि वह भी तलवार वापस नहीं ला सकती। ये चेन को अंदाजा ही नहीं था कि क्या गड़बड़ हो गई थी। क्या वह तीनों संप्रदायों में सबसे प्रिय कनिष्ठ भाई नहीं था? उसकी हैसियत रातों रात इतनी गिर कैसे गई? वह बस यही चाहता था कि वे उसकी तलवार वापस पाने में उसकी मदद करें, फिर भी वे सब बहाने बना रहे थे और अपने साथी शिष्यों की जरा भी परवाह नहीं कर रहे थे। ये चेन चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, मैं इस ताइबेई संप्रदाय में नहीं रहना चाहता। सौभाग्यवश तर्क की जीत हुई और उसने उसे आवेगपूर्ण कार्य करने से रोक दिया। क्योंकि उसने क्रिम्सन ड्रैगन तलवार खो दी थी और उसके गुरु और वरिष्ठ बहन ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई, ये चेन बेहद नाराज था, इसलिए वह बस पहाड़ से नीचे चला गया। संप्रदाय में शामिल होने से पहले ये चेन लियांग शहर का एक छोटा मोटा गुंडा था जो अक्सर भूखा रहता था। खाने को लेकर हुए एक झगड़े में उसके उग्र व्यवहार ने दूसरे व्यक्ति को प्रभावित किया और दोनों में सुलह हो गई और वे स्थानीय मंदिर के सामने भाई बन गए। और जो व्यक्ति उसके साथ शपथपूर्वक भाई बन गया वह था लाई तोसान। सच तो यह है कि ये चेन अपने दिल की गहराइयों से लाई तोसान जैसे लोगों को नीची निगाह से देखता था, लेकिन उस समय वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और अकेले लियांग शहर में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वह लाई तोसान के गिरोह में शामिल हो गया ताकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई हो। गिरोह में शामिल होने के बाद ये चेन के चुने हुए गुण धीरे धीरे सामने आने लगे। जो पहले जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा एक छोटा सा समूह था, वह धीरे धीरे लियांग शहर के एक कुख्यात गुंडों के गिरोह में बदल गया। हालांकि वे बहुत आत्म जागरूक थे, जानते थे कि वे किससे पंगा ले सकते हैं और किससे नहीं। इसलिए हालांकि वे अहंकारी और दबंगई से पेश आते थे, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वे मुख्य रूप से उन छोटी दुकानों को परेशान करते थे जो खाने पीने की चीजें बेचती थीं, जैसे स्टीम्ड बंस, पकौड़े, पैनकेक, पेस्ट्री और शराब खाने, जिनके पास मजबूत समर्थक या संपर्क नहीं थे। परेशानी से बचने और अपने व्यवसाय को बाधित करने के लिए इन दुकानों के मालिकों के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और शांति और सुकून के बदले उन्हें मासिक सुरक्षा शुल्क देना पड़ता था। बेशक हम सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पूरे लियांग शहर में लाई तोसान और उसके गिरोह के अलावा और कौन होगा जो इतना ऊब गया हो कि उनके जैसे छोटे दुकानदारों का मजाक उड़ाए। जहां तक उन बड़े रेस्तराओं का सवाल है, लाई तोसान और उसके गिरोह ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की, नहीं वे ऐसा कर सकते थे। ये स्थिति 3 या 4 साल तक चलती रही, जब तक कि 5 साल पहले ये चेन को अपने जीवन में पहला बड़ा मोड़ नहीं मिला। ताइबेई संप्रदाय के एल्डर डू युवानशी कुछ दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने लियांग शहर आए थे। सड़क पर चलते हुए डू युवानशी ने ये चेन को वहां से गुजरते हुए देखा। ये चेन और उसका समूह गुंडों के एक और गिरोह से लड़ रहे थे, और ये चेन की भयंकर लेकिन जिद्दी निगाहों ने डू युवानशी को गहराई से प्रभावित किया। डू युवानशी ने सोचा, ऐसी नजर पाने के लिए किसी को किन अनुभवों से गुजरना पड़ा होगा। इसी अनजानी वजह से डू युवानशी को अचानक एक शानदार विचार आया।
वह ये चेन को दुश्मन से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए आगे आई और फिर ये चेन से पूछा, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? ये चेन पहले तो चौंक गया, फिर अवचेतन रूप से पूछा, क्या आप मुझे खाने के लिए उबली हुई रोटी देंगे? ये सवाल सुनकर डू युवानशी को अपने बड़े भाई, संप्रदाय के नेता और फैंग शाओ के बीच हुई बातचीत याद आ गई, जब फैंग शाओ ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया था। इसलिए उसने जवाब दिया, हाँ, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। चाहे ये प्रक्रिया कितनी भी विचित्र, नाटकीय या बेतुकी क्यों न रही हो, अंतिम परिणाम ये हुआ कि ये चेन सफलतापूर्वक डू युवानशी की चौथी शिष्या बन गई और उन्होंने केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करने की उनकी परंपरा को तोड़ दिया। इस बारे में जानने के बाद फैंग शाओ केवल अंदर ही अंदर आह भर सकता था, चुने हुए व्यक्ति का भाग्य वास्तव में भयानक है। हालांकि फैंग शाओ की इस बारे में ज्यादा राय नहीं थी। उस समय वह भाग्य की भूमिका को ठीक से नहीं समझता था, नहीं उसे पता था कि इतने मजबूत भाग्य वाले व्यक्ति का संप्रदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फैंग शाओ ने सोचा कि शायद भाग्य के किसी बच्चे को अपने साथ ले लेने से संप्रदाय को और मजबूती मिलेगी। लेकिन जैसा कि पता चला, फैंग शाओ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। ये चेन की किस्मत से सिर्फ उसे ही फायदा होता था और अपनी किस्मत से जो कुछ भी उसे मिलता था, उसका इस्तेमाल सिर्फ खुद पर या उसकी चापलूसी करने वालों पर ही होता था। पंथ के लिए उसका कुछ वापस देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने पंथ का मासिक वजीफा और गोलियों की आपूर्ति बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर ली। ये भाग्य द्वारा चुना गया एक ऐसा पात्र है जो अत्यंत स्वार्थी है, और यह गुण उन काल्पनिक उपन्यासों के मुख्य पात्रों में आम प्रतीत होता है जिन्हें फैंग शाओ ने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। शर्त के कारण ये चेन ने इस बारे में अधिक सोचा कि उसके गुरु और वरिष्ठ बहन ने उसे तलवार वापस पाने में मदद क्यों नहीं की, बजाय इसके कि उसने इस मामले में क्या गलती की थी। दुनिया द्वारा गलत समझे जाने का एहसास होने पर ये चेन ने अपना मन हल्का करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। पहाड़ से उतरने के बाद वह सबसे पहले लियांग शहर गया, जहां वह बड़ा हुआ था। अपने 5 साल के शिष्यत्व के दौरान ये चेन कई बार पहाड़ से नीचे उतरा और बार बार लियांग शहर लौटा। हर बार लौटते समय वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने जरूर जाता था। हालांकि वह उन्हें दिल से तुच्छ समझता था, लेकिन वह इस कहावत में विश्वास करता था, धन और सम्मान का घर न लौटना रात में ब्रोकेड पहनने के समान है। ये चेन को हमेशा दिखावा करने का शौक था, इसलिए जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वह वापस आकर अपने पुराने दोस्तों के साथ खाना पीना और शेखी बघारना पसंद करता था। लाइतो-सान और दूसरे लोग जानबूझकर उसकी चापलूसी करते थे, जिससे ये चेन और भी घमंडी हो जाता था। ये चेन ने अलंकरण समारोह में फैंग शाओ को चुनौती देने का साहस किया, क्योंकि लाइतो-सान और अन्य लोगों ने उसे बहुत अधिक महत्व दिया था। पहाड़ से उतरने के बाद ये चेन उदास हो गया था और अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए लाइतो-सान और उसके साथियों को ढूंढना चाहता था। लेकिन सड़कों पर घूमते हुए उसे कुछ अप्रत्याशित बातें सुनने को मिलीं। कुछ ही दिन पहले लाइतो-सान और उसके गिरोह को बेरहमी से पीटा गया था। सबसे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के चारों हाथ पैर टूट गए थे और खुद लाइतो-सान की जांघ भी टूट गई थी। इस घटना ने लियांग शहर के उन अनगिनत लोगों को खुश कर दिया, जिन्हें लाइतो-सान के गिरोह ने धमकाया था, लेकिन वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उन्हें और भी ज्यादा खुशी हमलावर की पहचान जानकर हुई। ताइवेई संप्रदाय के नवनियुक्त पवित्र पुत्र फैंग शाओ संप्रदाय के नेता किंग्यांगजी के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो उन्हें लाइतो-सान के तथाकथित भाई से कहीं अधिक महान बनाता है। फैंग शाओ के शब्द इस मामले में ताइवेई संप्रदाय के रुख को भी दर्शाते हैं। किसी को भी ताइवेई संप्रदाय के नाम पर अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाद में दंडित किया जाएगा। फैंग शाओ के शब्दों के साथ लाइतो-सान और उसके गिरोह के लियांग शहर में बेरोक-टोक घूमने के दिन पूरी तरह से खत्म हो गए। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उनके अत्यधिक व्यवहार के कारण शहर के अनगिनत लोग उनसे नफरत करते थे। ये कहा जा सकता है कि उस दिन से उनके अच्छे दिन सचमुच खत्म हो गए। ये चेन को पूरा ब्यौरा पता चलने पर बहुत गुस्सा आया। हालांकि वह लाइतो-सान और उसके गिरोह को नीची नजर से देखता था, फिर भी वे उसके लोग ही थे। कुत्ते को पीटते समय भी उसके मालिक का ध्यान रखना चाहिए। फैंग शाओ की हिम्मत कैसे हुई कि वह इतनी बेशर्मी से मेरे लोगों को पीट रहा है और ऐसी बातें कह रहा है? क्या यह मेरी गरिमा को कुचलने और उसे पैरों तले कुचलने के समान नहीं था? ये बिल्कुल अपमानजनक है। ये चेन लाइतो-सान के घर पर पहुंचा और जोर से दरवाजा खोल दिया। लाइतो-सान और उसका गिरोह अंदर लेटे हुए अपनी चोटों से उबर रहे थे। दरवाजा लात मारकर खुलने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि उनके दुश्मन आ गए हैं, और डर के मारे वे सब बिना सोचे समझे उछल पड़े और खिड़की की तरफ दौड़ पड़े। जिन 2 लोगों की कोई हड्डी नहीं टूटी थी, वे सबसे तेज थे और खिड़की से बाहर कूदने के बाद पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। लाइतो-सान भी दौड़ना चाहता था, लेकिन एक पैर टूट जाने के कारण वह दूसरे पैर पर केवल उछल कूद ही कर सकता था और ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकता था। जिसके हाथ पैर टूटे थे, उसकी हालत तो और भी बुरी थी।
वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था और बस जमीन पर पड़ा हुआ दरवाजे पर खड़े लोगों को कमरे में आते हुए बेबस होकर देख रहा था। लेकिन एक क्षण बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठी और वह जल्दी से चिल्लाया, तीसरा भाई, ये चेन है। वह बच्चा, ये चेन वापस आ गया है। लाइतो सान ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा और पाया कि जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में ये चेन था। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ा और ये चेन के पैर से लिपट गया और रोने लगा। भाई, ये चेन, आपको हमारे लिए न्याय जरूर करना होगा। उस आदमी फैंग शाओ ने हमें तुरंत पीटा और वह इतना क्रूर था कि मैं देख भी नहीं सका। उसने अपने सामने ये भी कहा, भाई ये चेन, तुम एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। नहीं, कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं। हम उसका हमें पीटना बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इतने मजबूत हैं कि मार नहीं सह सकते, लेकिन हम उसका इस तरह आपका अपमान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ कहे उसने जियाओबू के हाथ पैर तोड़ दिए। उसने मेरी जांघ भी तोड़ दी। वह सिर्फ हमारे पैरों पर ही नहीं, आपके चेहरे पर भी पैर रख रहा था। लाइतो सान के अश्रुपूर्ण प्रदर्शन ने उस हटे कट्टे आदमी को भी भावुक कर दिया, जिसके अंग टूट गए थे। तीसरे भाई, वास्तव में मैंने नहीं। ये चेन ने उस हटे कट्टे आदमी को बीच में ही टोकते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि फैंग शाओ ने तुम पर हमला किया था? ये सही है, उसने यही कहा था। गंजे आदमी ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोला, वह सुंदर लड़का पिटाई के लायक लग रहा है, वह स्पष्ट रूप से बेकार है। हमने सुना है कि वह ताइवेई संप्रदाय का पवित्र पुत्र है, और हम भाई आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उससे विनम्रता से बात की, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। भाई, ये चेन, जब आप पहाड़ पर थे तो क्या आपको भी उसने इस तरह धमकाया था? ये चेन ने लाई तौसान को गंभीर भाव से देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे देखकर लाई तौसान का दिल धड़क उठा। जैसे ही उसे बेचैनी महसूस हुई, उसने ये चेन को दांत पीसते हुए सुना, फैंग शाओ, तुमने मुझे संप्रदाय में अपमानित करना ही काफी नहीं था, तुम्हें मेरे लोगों को हराने के लिए पहाड़ से नीचे भी आना पड़ा। रुको, किस्मत बदलती है, एक जवान की क्षमता को कम मत आंको। ऐसा कहकर ये चेन दरवाजे से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। ये चेन के जाने के बाद वह हट्टा कट्टा आदमी गंजे आदमी से पूछे बिना नहीं रह सका, तीसरे भाई, क्या आपके लिए भाई ये चेन से इस तरह झूठ बोलना उचित है? लाइतोसान ने उस पर आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, जब से ये चेन पहाड़ पर आया है वह हम भाइयों को और भी नीची नजर से देखने लगा है। हम अब तक उसकी चापलूसी करते रहे हैं, क्या ये सब आज के लिए नहीं है? अगर वह हमसे बदला नहीं लेता तो क्या हमारे पास लियांग शहर में रहने के लिए जगह होगी? हटे कट्टे आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर ये चेन फैंग शाओ को नहीं हरा सके? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। गंजे आदमी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मैं ये चेन को बहुत समय से नापसंद करता आया हूँ। अच्छा होगा कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। जब उस हटे कट्टे आदमी ने गंजे आदमी के चेहरे पर भाव देखे तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।